दर्शकों नमस्कार। एसइन टुडे के इस खास कार्यक्रम में आप सभी तमाम दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। और एसइन टुडे लगातार जन भागीदारी के रूप में विविध कार्यक्रम प्रसारित करता है, जिसमें ऐसा कार्यक्रम इस वक्त हम लेके आए हैं जो आप और हम सब के लिए बहुत ही ज़रूरी है और जन जागरूकता का एक कार्यक्रम है, जिसमें माननीय जिला कलेक्टर संदेश नायक हमारे साथ हैं और चूरू के CMHO डॉक्टर BL सर्वा हमारे साथ हैं और मेडिकल कॉलेज चूरू के जो प्रोफेसर मेडिसिन है और वरिष्ठतम फिजिशियन डॉक्टर FH गोरे हमारे साथ हैं। और आज का जो मुद्दा है वो दर्शकों बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जो कोरोना वायरस है, जिसको महामारी के रूप में घोषित किया जा चुका है, उस कोरोना वायरस को लेकर राज्य सरकार, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग किस प्रकार से अलर्ट है, क्या किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, उन तमाम मुद्दों को लेकर हम साथ पूरी चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत जी मौजूद हैं पूरे कार्यक्रम में और तमाम जो हमारे अतिथि हैं उनका हम स्वागत करते हैं। प्रश्न हम कलेक्टर साहब के पास में जाना चाहेंगे, उनसे करना चाहेंगे कि आमतौर पर जब बीमारियां फैलती है, प्रशासन की ओर से मुस्तैदी से प्रयास किए जाते हैं किसी एक बीमारी को रोकने के लिए, ज़्यादा फैलने के लिए। यदि ज़्यादा फैलती है तो उसको किस प्रकार से रोका जाए, प्रिवेंट किया जाए, ये सारे प्रयास किए जाते हैं। कलेक्टर साहब, आपसे ये पहला प्रश्न हम यही करना चाहेंगे कि प्रशासन की ओर से जो ये महाघातक बीमारी अब फैल रही है, इसको रोकने के लिए ये कौन कौन से प्रिकॉशन अभी किए गए हैं? देखिए, हमारे पूरे राष्ट्र में और राज्य में इस वायरल इन्फेक्शन के प्रति हम बहुत सजग है और सचेत है जी। और उसके फैलने की, उसकी जो स्प्रेड होने की जो डॉक्टर साहब ने कहा, जो विरलिटी बताया, उसको रोकने के लिए हमने सरकार से निर्देश प्राप्त हुआ कि स्कूल, कॉलेजेस और कोचिंग इंस्टीट्यूट, सिनेमाघर, उन सबको हम 30 मार्च तक हमने स्थगित करके रखा है। हालांकि जो एग्ज़ाम्स है, बोर्ड एग्ज़ाम्स है, वो तो नॉर्मल रूटीन की तरीके से चलेगा, बट जो जहाँ भीड़-भाड़ की इलाका है, जहाँ काफ़ी लोग इकट्ठा होते हैं, उस सबको हम कहीं ना कहीं मॉनिटर कर रहे हैं या हम एडवाइज़री जारी कर चुके हैं कि ऐसी भीड़-भाड़ की इलाके, जैसे कि कोई मेला हो सकती है जी। या कोई रैली हो सकती है या कोई ऐसी टेंपल लोकेशन हो सकती है जहाँ पे बहुत सारे लोग एकत्रित हो रहे हो, जिससे इस महामारी की फैलने की आशंका हो सकती है। तो प्रशासन ने इन सभी एक्टिविटीज़ को, गति को हमने रोका है और एडवाइज़री भी जारी की है। और उसके साथ साथ इस बीमारी का बहुत ही सिंपल, सरल सॉल्यूशन है, वो है कि अपना सेल्फ हाइजीन आप प्रमोट करें। जी। इसको हमने काफ़ी हद तक हमारा जो IEC है उसको किए हैं, जगह जगह पे हम इसका इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो ये एक पहले हमने प्रिवेंटिव तौर पे, जहाँ हम कानूनी रूप से हम कुछ चीज़ें रोक सकते हैं उसको रोक रहे हैं। उसके साथ साथ हम IEC बहुत ही व्यापक स्तर पे कर रहे हैं। उसके साथ साथ डोर टू डोर विजिट्स भी करवा रहे हैं। उसके बारे में CMHO साहब विस्तृत रूप से करेंगे। और हमने एक कंट्रोल रूम में एस्टेब्लिश किया है जिससे हमें मॉनिटर हो सके। कोरोना वायरस है, एक आम व्यक्ति, चूरू जिले का नागरिक जो हमें देख रहा है, सुन रहा है, उसका सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये कोरोना वायरस है क्या? कोरोना वायरस एक आम सर्दी, जुकाम, बुखार, अन्य वायरल इन्फेक्शन की तरह जो कि वायरल इन्फेक्शन होता है, उसी प्रकार का एक वायरस है। इसकी विशेषता, इसकी खासियत और आज ये मीटिंग की ज़रूरत इस बात के लिए है कि इसकी वीरुलेंस ज़्यादा है, इसके अंदर फैलने की शक्ति और मरीज़ों के प्रति और जो जनता है उसको इससे मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी यानी डेथ और बीमारी दोनों इसमें ज़्यादा प्रभावशाली रूप से देखने को मिल रही है और नुकसान ज़्यादा है, इसलिए इसका महत्व अपने आप में बढ़ जाता है। जी, कोरोना वायरस को हम अगर साधारण शब्दों में समझे तो इसको, ये जो अन्य जो वायरस हैं, अन्य जो बीमारियां जिनका आमतौर पर आप इलाज करते हैं, परामर्श देते हैं, उनसे भिन्न कैसे हैं? कोरोना वायरस क्यों ज़्यादा इतना इसका इस तरह का विकराल रूप सामने आया है? क्या अलग है और से? कोरोना वायरस एक तो भीड़ भाड़ इलाके में ज़्यादा फैलता है, शीघ्र फैलता है, जल्दी प्रभावित करता है, इंक्यूबेशन पीरियड कम है और पूरे शरीर को प्रभावित करता है।
एक मरीज दूसरे मरीज को जल्दी देता है और उसमें डेथ रेट ज़्यादा है, इसलिए इसका महत्व है। सामान्यतया बहुत से वायरल इन्फेक्शन ऐसे हैं उसमें अपने को दवाई की आवश्यकता नहीं होती, समय के साथ ठीक हो जाते हैं। जो एक साधारण व्यक्ति है जिसको एक सामान्य फ्लू हुआ है, नाक बह रहा है या गले में खराश है या खांसी आ रही है, तो जो कोरोना वायरस है उसके मुख्य लक्षण क्या है जिससे एक व्यक्ति कहीं ना कहीं खुद भी अंदाजा लगा सके? स्वाइन फ्लू फैला था, पब्लिक में एक धारणा फैली थी, उसमें इसमें बहुत सी समानताएं और थोड़ी सी भिन्नताएं। स्वाइन फ्लू को हमने बहुत अच्छे से संजीदगी से कम चूरू जिले ने निपटाया, आप उसके गवाह भी रहे हैं जी। कोरोना वायरस में एक चीज़ देखने को जो मिलती है वो ये है कि स्वाइन फ्लू में जुकाम का पार्ट, नाक से पानी आने वाला पार्ट, ये ज़्यादा प्रभावशाली था। लेकिन जबकि कोरोना में खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ, जी। ये 3 लक्षण मुख्य माने गए हैं। और ये 3 ही लक्षण आज तक के अनुभव जो हमें प्राप्त हुए हैं चाइना से, इटली से जो रोगियों में, वो ये मिले हैं कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, वो हो रही है खांसी, उसके बाद बुखार और उसके बाद सांस लेने में तो डॉक्टर तकलीफ। साहब, आमतौर पर ये बीमारियां तो बहुत पहले से हम देखते आ रहे हैं, तो ये इसको कोरोना वायरस से जोड़ के या उसके सिम्टम में कैसे हम उसको ले रहे हैं कि जो खांसी, बुखार और जुकाम? कोरोना वायरस के मामले में जो महत्वपूर्ण बात है वो ये देखने वाली है कि इसमें कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री महत्वपूर्ण है जी। इसमें संपर्क का जो सूत्र है वो हमें तलाशना होता है। अगर कोई मरीज चाइना से आया है या कोई चाइना से आने वाले के संपर्क में आया है जो वुहान प्रांत से आया है, कोई अगर इटली से आया है, उसको खांसी, जुकाम, बुखार है, तो डॉक्टर का सवाल, हमारा सवाल उसके साथ सीधा ये होता है कि क्या आपके संपर्क में कोई ऐसा मरीज तो वहाँ नहीं आया। जी। तो ये एक संपर्क की जो हिस्ट्री है वो हम कोरोना वायरस के मामले में सबसे महत्वपूर्ण हिस्ट्री है। जी डॉक्टर साहब, ये जो बातें आपने तमाम बातें बताई हैं, और राज्य सरकार भी पूर्णतया इस चीज़ के लिए सावचेत है, जागरूक है कि जितने भी इस महामारी का जो रूप बताया जाए है उसको एकदम रोक लिया जाए, उसकी बचाव किया जाए, रोकथाम की जाए। तो इसमें जो हॉस्पिटलाइजेशन जो हो रहा है, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किस तरह के इंतजाम किए गए हैं जिससे अगर किसी व्यक्ति का कोई हल्का संदिग्ध भी अगर कोई दिखाई देता है तो किस प्रकार से पूरे इंतजाम किए गए? हमने पहले तो ये है कि स्टेट लेवल से हमें इन्फॉर्मेशन मिलता है या पब्लिकली भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो विदेश से लौटा है और यहाँ रह रहा है, तो हम उसकी एक बार सर्वे करते हैं। उसकी जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि इसमें बहुत सिंपल सिम्टम्स हैं, खांसी, बुखार और जो खांसने की जो निमोनिया, सांस को लेने की जो दिक्कतें हैं वो है। तो उसको हम देखते हैं कि इसका अगर अर्ली सिम्टम्स होते हैं तो हम हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसमें 10 बेड आइसोलेशन वार्ड क्रिएट किए हैं और उसके साथ साथ सभी CHC में हमने 2-2 बेड के आइसोलेशन वार्ड तैयार किए हैं। और जो इनिशियली लेवल पे हमने जो हॉस्पिटल्स में डिसइंफेक्टेंट्स की व्यापक रूप से हम उसको प्रयोग कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो अगर बहुत ज़्यादा लेवल पे अगर कहीं मरीज आ जाते हैं उनके लिए हमने एक क्वारंटाइन फैसिलिटी भी हमने तैयार की हुई है, जहाँ पे 50 से 100 लोगों को हम एक जगह पे रुकवा सकते हैं और उनको ट्रीटमेंट किया जा सकता है। ये इनिशियल लेवल पे हमने प्रिपरेशन की है। जो मेडिसिन्स है तो इनिशियली सिम्टोमेटिकली जो इस बीमारियों में आती है, वो स्वाइन फ्लू का मेडिसिन हो या जो मरीज़ को जो इन जनरल जो सिम्टोमेटिकली जो इफ़ेक्ट होते हैं उस सब की अवेलेबिलिटी हम सुचारू रूप से सुनिश्चित किए हैं। और उसके साथ साथ डायरेक्शंस ये भी किया हुआ कि जो मास्क पहने और हैंड वॉश करे, सैनिटाइज़ करे, और हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको हमने विस्तृत रूप से ट्रेनिंग भी दे चुके हैं। जी सर, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं उस पर अगर तुरंत आदमी खुद गौर कर लें, थोड़ी सी खुद जागरूकता दिखाएं। मैं डॉक्टर साहब के पास लौटता हूं कि डॉक्टर साहब, ये बात अपनी चल रही थी कि जो कोरोना वायरस है उसमें सबसे ज़्यादा किसके लिए घातक होता है, किस उम्र वर्ग के लिए, किस व्यक्ति के लिए कोरोना वायरस है कि वो ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है?
बच्चों में, बूढ़ों में, जिनके सांस की तकलीफ़ पहले से है, जिनके हार्ट की तकलीफ़ है, गुर्दे की खराबी है, जी उन लोगों को ये ज़्यादा प्रभावित करता है। और मैं सीधे शब्दों में ये कहना चाहूँगा कि उन लोगों को उनकी बीमारी के साथ में इसका लोड पड़ जाता है, इसलिए वो ज़्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है। जी और जो डेथ्स भी हुई है चाइना में, उनमें इस ग्रुप के लोगों में इनका रेशो ज़्यादा रहा है। तो वो अनुभव हमारे पास, हमारे सामने है। जी इन सब को देखते हुए ये बात स्वाइन फ्लू में थी, ये बात इसमें है। तो एनी हाउ कॉन्टैक्ट में आने के बाद जितना जल्दी अगर पेशेंट का रेजिस्टेंस इम्प्रूव होता है, जितना जल्दी वो तो फैलने से भी रोकेगा, संपर्क में आने से भी रोकेगा, और जितना जल्दी वो दवाई लेता है या अलग होता है जी। तो समाज के लिए, शहर के लिए, अन्य लोगों के खुद के लिए लिए भी लाभदायक साबित जी होगा। बिल्कुल। तो देखिए, बचाव ही उपाय है, सबसे बड़ा उपाय बचाव है। और यदि हम अच्छे तरीके से रह पाते हैं, यानी कि साफ सुथरे तरीके से अपने आप को बचाकर जो रोगी है उससे रख पाते हैं, तो हम स्वस्थ रहेंगे। एक शब्द अभी गूंज रहा है, सैनिटाइजेशन, आइसोलेशन। ये दो शब्द आम पब्लिक में सामान्य हो रहे हैं। सीएमएचओ साहब को अब हम शामिल करते हैं। ये शब्द सैनिटाइजेशन, सबसे पहले हम आपसे लेते हैं कि किस प्रकार से एक आम व्यक्ति जो है सैनिटाइजेशन को समझे, कि वो किस प्रकार से अपने आप को साफ सुथरा रख सके। देखिए, सैनिटाइजेशन और सेफ हाइजीन, जी जैसे सर ने चर्चा की, सैनिटाइजेशन का मतलब ये होता है कि अपने जो भी भाई इन्वायरमेंट में या अपने बॉडी के सरफेस एरिया पे जो भी अपने बैक्टीरिया, वायरल, जो भी इनका अटैचमेंट होता है, इनको अपने शरीर से उनको अपने सेपरेट करना होता है। जी तो अपने सैनिटाइजेशन और सेफ हाइजीन में क्या अपने स्पेशली इसमें ये करना, अपने जो भाई जो सैनिटाइज़र, क्या अपने सबसे बड़ी सैनिटाइज़र क्या है कि अपने नियमित रूप से अपने हाथ धोए। जी सैनिटाइजेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे अपने नॉर्मल रूटीन में, जैसे खाना खाने से पहले, और अपने भाई शौचालय को यूज करने के बाद में, जैसे अपने भाई जिस तरीके से अपने भाई साबुन से अपने हाथ धोते हैं, तो अगर बार बार अपन इसको जैसे दिन में 8-10 बार अपन जो यूज करेंगे, तो अपने क्या है कि सबसे बड़ी बात यह है कि एक अपने कॉमन थीम चली है कि हाथ ना मिलाए, नमस्ते से काम चलाए। जी तो बिल्कुल। ये जो थीम है, एज ए मतलब ये वर्ल्ड की एक स्पेशल थीम, जैसे कोई भी प्रोग्राम चलता है तो ये एक मतलब WHO की तरह थीम हो गई है। बिल्कुल। जैसे हर प्रोग्राम की ये थीम होती है, क्योंकि जब अपने पहले हिंदू संस्कृति में कॉमनली माना जैसे जाता अपन नमस्ते करना एक बहुत बड़ा ग्रेट मानते थे, बिल्कुल। तो जो अपन ने आज छोड़ दिया। अपन क्या है कि वेस्टर्न कल्चर जो हाथ मिलाना, ये जो उससे क्या है कि सामने वाले जो हेल्दी पीपल भी हो, पर अपन बार बार हाथ मिलाते हैं, बार बार अपन उनसे एक नज़दीकी से बात करते हैं, तो इसके अपने 1 मीटर के दायरे से और अपने बार बार ये हाथ मिलाना छोड़ दे, तो अपने 90% इसके ऊपर अपने मतलब एक सफलता हासिल कर सकते हैं। जी, तो ये तो हुई बात सैनिटाइजेशन की। और इसके बाद एक आइसोलेशन कैंप का अभी निर्धारण किया गया है, चूरू में भी बनाया गया है आइसोलेशन कैंप। वहाँ किस प्रकार से यदि कोई संदिग्ध पाया जाता है तो उसको किस प्रकार से ट्रीट किया जाता है? अब आइसोलेशन ये क्या है कि अपने पब्लिक हेल्थ मेजर्स में, जैसे क्वारंटाइन जी। और आइसोलेशन, तो ये जो चीज़ें हैं, क्वारंटाइन में क्या है कि कम्प्लीटली कट ऑफ सस्पेक्ट या पेशेंट जी फ्रॉम कम्युनिटी, मतलब अपने समुदाय से अपने उसको कम्प्लीटली कट ऑफ करना होता है। लगभग, क्योंकि हाँ। जब आपातकाल, जब ये आपदा प्रबंधन आपातकाल ये महामारी घोषित हो गया, तो ये चीज़ें अपने आज वो क्वारंटाइन उसको बोलते हैं, क्योंकि अपने कोई भी इन्फेक्टिव डिजीज़ हो जी उसमें क्वारंटाइन पीरियड होता है। भाई इसका भी अपन ने जैसे इसको, जैसे कोरोना वायरस है, इसके तहत अपने जैसे इसमें फीवर है, कफ है, शॉर्टनेस, अपने जो खांसी, जुकाम, बुखार और ट्रेवल हिस्ट्री है, ये जो अपने शामिल हो जाती है, तो अपने उसको जहाँ इन्फेक्टिव कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ये फैला है, उससे अपन ने सीख लेके भाई वहाँ पे अभी पर्टिकुलर वहाँ पे क्या चल रहा जी। है, उसको अपने उसमें अपने यहाँ पे आजमा के, और जो क्वारंटाइन फैसिलिटी है अपने, जैसे टोटल अपने इंक्यूबेशन पीरियड या वायरलेस जो अपने सर ने बताया कि अपने 14 डेज की उसकी ट्रेवलिंग हिस्ट्री हो, अपने 40 डेज के अंदर अपने इन्फेक्टिव कंट्रीज़ में अपने को जो पता चलता है कि भाई इसके फीवर, कफ, शॉर्टनेस, ब्रीथ की हिस्ट्री है, तो उसमें सबसे पहले अपने क्वारंटाइन, जैसे हॉस्पिटल में अपने को क्वारंटाइन करते हैं उसको, क्योंकि हॉस्पिटल के जैसे साइलेंट एरिया में हो या फिर ऐसी जगह हो जहाँ पे उसको अपने कट ऑफ रख सके, जिसको अपने उसको कम्युनिटी में उसको नहीं
नहीं फैलाया जाए उस बीमारी को। जो सस्पेक्टेड केस आता है उसकी अपनी सैंपलिंग के बाद में वहाँ शिफ्ट करते जी, यानी कि सही शब्दों में और सही मायने में यदि हम सोचा जाए तो 2 से 3 हफ्ते का समय आइसोलेशन कैंप में रखा जाए, बाकी दुनिया से उसको कट ऑफ रखा जाए ताकि उसका जो संक्रमण है बाकी लोगों में न फैले, ज़्यादा व्यक्तियों की संख्या न बढ़े, संक्रमित लोग न बढ़े, ये मुख्य उद्देश्य है। एक अगले प्रश्न पे हम जाते हैं। कहा जाता है कि और शंका जो होती है वो शंका बहुत बड़ी चीज़ होती है। यदि किसी व्यक्ति को शंका हो जाती है तो आधा व्यक्ति तो वही बीमार हो जाता है। और आजकल जैसे एक चर्चा चल रही है कि फेसबुक पर भी हो रहा है कि चूरू में 60 व्यक्ति संदिग्ध पाए गए हैं कोरोना से संबंधित। अन्य भी चर्चाएं चलती रहती है। हम कलेक्टर साहब के साथ जुड़ना चाहेंगे, उनसे पूछना चाहेंगे कि इस प्रकार की यदि कोई अफवाहें फैलती है या अन्य कोई बातें फैलती है तो उसके लिए किस प्रकार के उपाय प्रशासन के द्वारा किए गए हैं? कुछ हमारे चूरू के लोग थे जो जैसे CMHO साहब ने कहा कि फॉरेन कंट्री से, स्पेशली उस कंट्री से जहां ऑलरेडी इस रोग का ज़्यादा फैल चुका है, इटली हो, फ्रांस हो, दुबई हो या चाइना हो, वहाँ से कुछ यात्री आए थे और आने के बाद हमने उनको ट्रैकिंग किया जी। और ट्रैकिंग करने के बाद हमने उनकी अभी डे टू डे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो इनका जैसे इन्होंने कहा कि 14 डेज़ की प्लस 14 डेज़ मतलब 28 डेज़ की हम मॉनिटरिंग करते हैं, क्योंकि लास्ट डे और 14 डेज़ को भी वो इंक्यूबेट मतलब उसका इफ़ेक्ट स्टार्ट हो सकता है, तो 14 डेज़ ऐसे लगता है। तो इन सभीयों को हम मॉनिटर कर रहे हैं, इनकी ट्रैकिंग हो चुकी है। और उसके साथ साथ जो ये काफ़ी जगह पे इनफैक्ट हर सोसाइटी में हर किस्म के लोग रहते हैं, तो इसका कोई फ़ायदा उठाने वाला भी होता है, इसको मजाक लेने वाला भी रहता है जी। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि उनका जो अफवाह फैलाते हैं तो जिसके वजह से लोगों में एक पैनिक क्रिएट होता है। मैं लोगों से यही गुजारिश करूँगा कि पैनिक ना हो। ये इनफैक्ट आज हम ACS महोदय जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ डिपार्टमेंट के हैं, तो उन्होंने ये बताया है कि 500 से ज़्यादा जो लोग यहाँ पे आए थे, फॉरेन से आए थे, जो संदिग्ध माना गया था या वो उस कंट्री से आए थे, उन सबको उन्होंने मॉनिटरिंग किया और उनके सैंपल टेस्ट किया। और उस सैंपल टेस्ट करने के बाद ओनली 4 व्यक्तियों को इस बीमारियों की आइडेंटिफाई हुआ, वो भी SMS हॉस्पिटल में उनकी ट्रीटमेंट हो गई और वो अभी सही है। सर, चूरू में क्या स्थिति है? चूरू में जो ये 60 लोग आपको जो फिगर बता रहे हैं, ये फॉरेन कंट्री से वापस आए हुए हैं। इनफैक्ट और भी ज़्यादा आ सकते हैं, क्योंकि जैसे ही ये विश्व स्तर पे इस बीमारी फैल रही है, तो हर जगह ये सचेत हो के टूरिस्ट हो गए, कोई बिजनेस करने गया है, कोई वहाँ पढ़ने गया है, वो वापस आ रहे हैं। इस वापस आने पे कोई डरने की बात नहीं है। उनको हम ये कहते हैं कि उनको होम आइसोलेशन 28 डेज़ हो और वो हमें रिपोर्ट करें। तो मैं इस माध्यम से मैं सभी चूरू वासियों को कहूँगा कि अगर आपको लगे आप हमारी कंट्रोल रूम है, उस कंट्रोल नंबर है, उस नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं। उसको CMHO साहब इस चैनल के माध्यम से आपको बताएंगे। तो अगर कोई फॉरेनर आया है, कोई हिस्ट्री जो इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री, तो फॉरेन से आया है, वो रह रहा है, हमें सूचित कर दें। हर रूरल एरिया में हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है, क्योंकि अर्बन एरिया में हमें ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल होता है। कि अर्बन एरिया में अगर स्पेशली जैसे कि चूरू है, सुजानगढ़ है, मेन सिटी एरिया है, वहाँ से अगर आपको लगता है कि आपका नेबर है, आपका पड़ोसी है जो फॉरेन से आया है और वो ट्रैक नहीं हो पा रहा है, तो उसको होम आइसोलेशन की ज़रूरत है, क्योंकि वो फैलाए नहीं बहुत सारे लोगों को। सर, ये जो होम आइसोलेशन है, जितने भी विदेश से आ रहे हैं, ये एज ए प्रिकॉशन ही हो रहा है? एज ए प्रिकॉशन, को संदिग्ध थोड़ी माना जा रहा है सर? नहीं, संदिग्ध नहीं, ये एक प्रिकॉशनरी मेथड है कि हो सकते हैं कि इन्फेक्शन, जैसे डॉक्टर गौरी साहब ने कहा था कि ये इस बीमारी में ये एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होता है, मतलब जो नाक से जो छींक है या उसकी नोज़ ड्रॉपिंग से उसके टच होने से आता है। तो हो सकता है आपको पता नहीं है, आपने रेलिंग्स में पकड़ा हो, किसी ने आपको हाथ पकड़ा हो, कुर्सी में पकड़ा हो, तो ये कभी भी इन्फेक्ट हो सकती है। और इसका खासियत यही है, ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड होता है। तो इसीलिए कोई संदिग्ध की बात नहीं है, किसी को हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसको हमें मॉनिटर करना है।
तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ऐसे नहीं कि नॉर्मल भी किसी को खांसी जुकाम हो रहा है वो अपने आप को ये नहीं सोचे कि मुझे कोरोना हो गया है जी। तो मैं ये सोचूंगा कि उनको पहले प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो उन्होंने कहा कि हाथ धोइए, मुंह और हाथ धोते रहिए, लोगों से इंटरेक्शन मतलब उनको टच करना, लोगों का फ्लूइड एक्सचेंज कम हो जाए। तो इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दे तो अपने आप इसमें कंट्रोल आ जाएगी। और जो फॉरेन से कंट्री से आता है और रुकता है उनको अगर उनके परिवार वाले भी हमें सूचित करें, हमारा हेल्थ वर्कर्स वहाँ विज़िट करेगा, उनका सर्वे लेगा, रिपीटेडली रिटर्न करेगा और उनमें कोई भी ऐसी बदलाव आती है या और उनको कोई इफ़ेक्ट होती है और सिम्टम्स जो है हमें पता लगता है तो हम उसको ट्रीट करेंगे। जैसे कल एक व्यक्ति अमेरिका से लौटे थे, उन्होंने तुरंत हमारे इमरजेंसी वार्ड पे आए और इन्फॉर्मेशन दिया, उसको हमने पूरा रखा, आइसोलेशन वार्ड में रखा, उनको ट्रीटमेंट किया और उनकी जो मन में जो व्यथा भी थी उनको डाउट लग रहा था और हमारे डॉक्टर्स ने उनको चेक करने के बाद उनके सैंपल्स भी लिए और अभी वो होम आइसोलेशन पे है, नॉर्मल सिचुएशन में और होम आइसोलेशन में। इसमें कोई डरने की बात नहीं, इसमें डरने से कुछ नहीं होगा। इसको ट्रीटमेंट करनी है, इसको एक्सपोज करनी है, बताना है और डॉक्टर की सलाह लेनी है, समझाना है, एक विश्वास क्रिएट करना है। डॉक्टर साहब ये जो कलट साहब अभी जो बता रहे हैं, कल जो व्यक्ति आए थे विदेश से, तो उनसे उनका जो ट्रीटमेंट है या उनका जो भी परामर्श का आपने देखा है, क्या रहा, क्या थी स्थिति? वो एक अलर्ट इंडियन के नाते आए थे या क्या था? देखिए, मैं आपको शॉर्ट में समराइज करता हूँ। एक तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड 4 से 14 दिन है जी। इसका मतलब है 14 दिन तक ये इन्फेक्ट करता है। दूसरी बात, 14 दिन का मतलब ये लास्ट दिन जैसा कलेक्टर साहब ने बताया, उसको अगर इंक्लूड करें तो 28 दिन तक अगर वो सेफ रहता है तो इसका मतलब ये मामला समाप्त है। सही। दूसरी बात, आप जिनको संदिग्ध कह रहे हैं उनको हम एहतियातन करें जी, ये मुद्दे हुआ। तो मैं ये शब्द यूज़ करना चाहूँगा कि एहतियातन हमने उन सबको ऑब्जर्वेशन में रखा है। तो संदिग्ध का तो मतलब ही नहीं। जी जी। संदिग्ध तो कन्वर्ट होता है कभी न कभी उनमें से कुछ, लेकिन एहतियात इसलिए कि उनकी ट्रेवलिंग की हिस्ट्री है। जो अलग अलग देशों से लोग आ रहे हैं तो उनमें रैंडमली उनका चेक किया जा रहा है, क्या मतलब कि उनको बचाव रहे, देखिए जो विदेश से आ रहे हैं उनके अगर किसी के कॉन्टेक्ट की हिस्ट्री मिल रही है या ऐसी जगह से आया है जहाँ वो उसके संपर्क में आ गया हो या उसको खांसी और बुखार के साथ में कोई कंप्लेंट हो तो ही वो हमारी संदिग्ध की लिस्ट में है। विदेश से आने वाला हर आदमी हमारी संदिग्ध की लिस्ट में नहीं है। उसकी ट्रेवलिंग हिस्ट्री थोड़ा ढंग से लेना पड़ता है। जैसे कल एक जो बच्चा आया है वो हांगकांग अमेरिका की यात्रा से आया, तो उसकी जो सांस लेने की तकलीफ उसने बताई, लेकिन हमारे जांच करने पर उसकी चेस्ट ओके थी, एक्सरे उसका ठीक था, सांस लेने में उसको तकलीफ नहीं थी, लेकिन हो सकता है डर के मारे वो फील कर रहा हो। एहतियात बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमें भी इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि आज मरीज कह रहा है मेरे को सांस लेने में तकलीफ है, कल को वास्तव में उसको तकलीफ हो रहा, मैं जज करने में दिक्कत आ रही हो, क्योंकि ये प्रैक्टिकल मामला रहता है। तो इसलिए आज पेशेंट कंफर्टेबल है और एक्सरे नॉर्मल है। डॉक्टर साहब, ये जो सारा ओवरऑल आप खुद मॉनिटर कर रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी के नाते पूरा हेल्थ की जो टीम है वो आपके साथ काम कर रही है। हम देख रहे हैं जगह जगह लोग अब मास्क का यूज़ कर रहे हैं, हालांकि चूरू में भी स्थिति दिख नहीं रही है। तो ऐसे में प्रशासनिक स्तर पे क्या कंट्रोल की स्थिति है? अगर मास्क की आवश्यकता पड़ जाए तो उसकी उपलब्धता और उनकी समुचित बाजार में रेट्स वगैरह, उनको लेकर क्या आपकी प्लानिंग है? जैसे मेडिकल डिपार्टमेंट ने मुझे अवगत कराया है कि मास्क की इनिशियल ज़रूरत तो डॉक्टर्स और जो मेडिकल स्टाफ है जो उस आदमी को ट्रीट कर रहे हैं उनके लिए सख्त ज़रूरत है, या किसी को इन्फेक्ट हो चुका है उनके लिए ज़रूरत है, सो दैट वो उसके ड्रॉपलेट स्प्रेड नहीं हो। जो घर में बैठा हुआ है या वो नॉर्मल लाइफ रूटीन लाइफ कर रहा है उसकी मास्क की ज़रूरत नहीं है। ये एक भ्रमित होकर वो उसको पहन के जा रहा है। जैसे कि दोनों डॉक्टर्स ने कहा कि अपना पर्सनल हाइजीन पे ध्यान रखे तो इसकी इमीडिएट क्योर हो सकती है, क्योंकि एक मीटर की डिस्टेंस सबसे बना के रखे, जो एटलीस्ट इन्फेक्टेड आदमी से बना के रखे, तो मास्क की ज़रूरत नहीं हो सकती है। तो दूसरा आपने कहा कि मास्क को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मास्क और सैनिटाइज़र को एसेंशियल कमोडिटी इसमें ले लिया है जी। अगर कोई इसका काला बाजारी करने की कोशिश करता है तो हमने ड्रग कंट्रोलर ऑफिसर्स को डायरेक्शंस दिए हैं कि इसके ऊपर ध्यान दे, स्टॉक फाइलिंग करे, स्टॉक का इन्फॉर्मेशन ले। अगर कोई ऐसी हरकतें करते हुए नज़र आता है उनके ऊपर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में हम कार्रवाई करेंगे।
हमारे ख्याल से तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मास्क की जरूरत ही नहीं है शुरू में, तो जिस तरह का मौसम है, जिस तरह की अभी जितने भी सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह के लोग सामने आ रहे हैं, सीएमएचओ साहब क्या कहना चाहेंगे आप जिले के चिकित्सा अधिकारी के नाते, जो लोगों में इस तरह की भ्रांति आ रही है सोशल मीडिया पे कि मास्क का अगर आप उपयोग करेंगे तो आप बच जाएंगे, तो ऐसी तो हालात ही नहीं शायद यहाँ पे। नहीं, प्रजेंट में जो अपने जो ट्रेवलर आए हैं जी जो 60 अपने ये जो भ्रांतियाँ अपने ये चली है, ये नॉर्मल हेल्थी पीपल है जी। तो ये अपने जो कम्युनिटी में आए, अब उनको अपने होम आइसोलेट कर रहे हैं, जो अपने जो लोकल हेल्दी पीपल है जी, आम जनता, भाई, हाँ आम जनता जी तो उसको मास्क की जरूरत नहीं है जी स्पेशली, क्योंकि उसको अपने को जैसे वही सेफ हाइजीन पर्सनल सैनिटाइजेशन जो अपने कर रहे हैं वो उनको लिए विशेष तौर से काफी है, बेसिक प्रिवेंटिव मेजर की जरूरत है जी। और बाकी जो ये अपने मास्क वाला है तो साहब ने बताया है कि हमने भी ऊपर जयपुर डिमांड करेंगे और दूसरी बात है ये कि लोकल लेवल पे हम जैसे हमारी टीम है अभी जो अपने इंटरव्यू चल रहा है ये मेरे जो बेसिक सेटअप है AAA का जो कंसेप्ट है वो उनको हम सेंसिटाइज कर रहे हैं, 3 दिन से ट्रेनिंग चल रही है जो अपने अभी अपन चर्चा कर रहे हैं इसके बारे में, वो डोर टू डोर जाके अपने कम्युनिटी को इन्वॉल्वमेंट करेंगे इसमें। और आज CM साहब ने भी यही कहा है कि प्रजा जागृत हो गई तो अपने राजस्थान से वायरस को हरा देंगे। वाकई बहुत हम दमदार रूप से हराएंगे क्योंकि हमारे जिला कलेक्टर महोदय संदेश जी नायक की पूरी टीम इस काम के लिए जुटी हुई है। सर, आज का जो खास और बहुत महत्वपूर्ण आम जनता से जुड़ा ये इंटरव्यू है और हम इसे एक खास बातचीत ही कहेंगे। मैं चलते चलते आपसे एक जनता के नाम संदेश चाहूँगा कि जो लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो अपने आप को इस तरह का एक रूमर न बनाए और जो चूरू का बहुत अच्छा वातावरण है, चूरू की जो अच्छी स्थिति है उसमें एक बढ़िया माहौल तैयार करें। क्या कहना चाहेंगे चूरू जनता से, क्या अपील, क्या संदेश देना चाहेंगे? आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा हमें सबको एक मीटिंग लिया गया, उसमें उन्होंने जो कहा उसी को मैं दोहराऊंगा कि जन जागृति हो तो हमें ये कोरोना वायरस क्या दूसरे कोई भी अन्य जो छोटी मोटी बीमारी उनसे भी हमें मुक्ति मिल जाएगी। हमारा राजस्थान का जो फोकस है वो निरोगी राजस्थान है। इस बार हमने जैसे कि दिसंबर, जनवरी और फरवरी में इसके ऊपर इतना कार्य किया कि हमारी स्वाइन फ्लू हो और अन्य रोगों के खिलाफ हमने जो अभियान छेड़ी थी वो सफल हुआ था और उसी तर्ज पर जन जागृति हो, लोगों अवेयर हो, अपनी जो ये सिंपल प्रिकॉशनरी जो मेथड हमने बताया उसके अगर आप अप्लाई करते हैं तो अपने आप में हम इस निरोगी राजस्थान को सही मायने में अप्लाई कर सकते हैं। जी, चलिए दर्शकों, आपने कलेक्टर साहब से सुना कि जो सामान्य जागरूकता अगर हम बरतेंगे और बिना किसी अफवाह से हम डरेंगे और इस चीज़ को अगर ध्यान में रखेंगे तो इसके बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। CMHO साहब, जो तमाम व्यवस्थाएं हैं चिकित्सा की वो पर्याप्त हैं। अगर किसी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, जैसे मुझे मान लीजिए, मैं अगर किसी बात पे कंसल्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ चूरू जिला मुख्यालय पर क्या साधन है, एक जानकारी आपसे आएंगी। अभी अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोरोना वायरस के बचाव संक्रमण जो अपने हैं इसके लिए एक रिंग टोन चल रही है जी। वैसे ही अपने कंट्रोल रूम में, जैसे मेरे कंट्रोल रूम जी, मैं नंबर जाना चाहूँगा। हाँ, 01567 222038 222038। हाँ, इसके ऊपर अपने CMHO कंट्रोल रूम है। इसमें अपन ने जो प्रशिक्षित स्टाफ है जो इसके बारे में बता सके। और जो आम जन से मैं यही अपील करता हूँ, अगर आपके एरिया में या आपके परिवार में कोई भी ट्रेवल, अगर अपना भाई या बहन को जो भी हो अपने समुदाय से बाहर फॉरेन में रह रहा हो और ट्रेवल करके आया हो, वैसे हमारे पास गवर्नमेंट से लिस्ट आ रही है, फिर भी कई बार कि गैप रह जाता है, जैसे कई बार लिस्ट आने में टाइम लग जाता है। तो इसीलिए हमारा जो वर्कर है, आपके जो नियरेस्ट ANM हो, आशा हो, आंगनवाड़ी वर्कर हो, उसे संपर्क जरूर करें और हमारे जो हेल्पलाइन नंबर है उसके ऊपर हमारे को बताया जाए, जिसे ये हम आमजन को मतलब इसे कोरोना फ्री कर सके। सर, ये कंट्रोल रूम किस वक्त राउंड द क्लॉक काम कर रहा है? क्या राउंड द क्लॉक है और ये जो भी व्यक्ति जैसे उसको डर लगता है कि आसपास में ऐसे कोरोना वायरस की फैल गई हो या इन्फॉर्मेशन वहाँ दे सकता है। जी, चलिए दर्शकों, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे तमाम अतिथियों का, जिला कलेक्टर महोदय स्टूडियो में आते रहते हैं और आज ये जो मुद्दा है ये हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। मैं माननीय जिला कलेक्टर महोदय, CMHO साहब और सीनियर फिजिशियन डॉक्टर FH गोरी साहब, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करूंगा कि ये जो बातचीत आज हमने की है इसके बहुत ही सकारात्मक परिणाम निकलेंगे। स्वस्थ चूरू, स्वस्थ राजस्थान की, निरोगी राजस्थान की जो हमारी परिकल्पना है उसको हम साकार करेंगे।
आज तमाम अतिथियों का स्वागत करते हुए इस कार्यक्रम से हम विदा लेते हैं। नमस्कार।